डॉक्टर रामानंद सागर, जिन्होंने दूरदर्शन के लिए रामायण बनाई थी। और हम सब जानते हैं कि रामायण इंडियन टीवी हिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर शो है। बट इसी शो से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने कभी आई नहीं है, क्योंकि इस शो को बनाने से पहले ही दूरदर्शन ने इस शो को बैन कर दिया था। इतना पॉपुलर शो बनाने के बावजूद भी रामानंद सागर जी को कोर्ट केस लड़ना पड़ा। किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसमें हस्तक्षेप किया और किस तरीके से दूरदर्शन को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, इन सारी ही बातों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओम रावत का विकिपीडिया आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रामानंद सागर जी, क्योंकि इनके विकिपीडिया पर ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसलिए मुझे पढ़नी पड़ी इन्हीं के बेटे प्रेम सागर के द्वारा लिखी गई बुक अ एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर। तो कईयों को लगता है कि रामानंद सागर जी ने अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ टीवी शोज ही बनाए। उन्हें मैं बता दूं कि टीवी शो बनाने से पहले वो बॉलीवुड को बैक टू बैक 7 सुपरहिट मूवीज दे चुके थे। और मूवीज बनाने से पहले वो एक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा करते थे, और आर्टिकल लिखने से पहले वो ट्रक साफ करते थे, पोछा मारते थे, और वो हर एक काम करते थे जिससे उनका पेट भर सके। वो शुरू करते हैं हम रामानंद सागर की जर्नी के साथ में। 26 दिसंबर 1917 को चंद्रमौली चोपड़ा का जन्म हुआ। पैदा होते ही जो नाम उन्हें मिला था वो यही था। उसके बाद में उनकी ग्रैंड मदर ने उनका नाम चेंज किया और उन्हें बुलाया रामानंद। उसके बाद में रामानंद सागर जी ने ही अपने नाम के पीछे से चोपड़ा हटाया और सागर लगाया। और इसके पीछे का रीजन है कि उनका अपने पिताजी के साथ में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ में ही रहे थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1927 में उनकी मॉम की मृत्यु के बाद में उनके पिताजी ने दूसरी शादी करी, और उस दूसरी शादी से जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम है विद्यु विनोद चोपड़ा। यस, रामानंद सागर जी के हाफ ब्रदर है वो। 1947 जब पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन में 5 दिनों तक वो कश्मीर में अपने 5 बच्चों और पत्नी के साथ में फंसे रहे। इंडियन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया और दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली पहुंचने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी की गोल्ड चेन को बेचा और एक टाइम का खाना पेट भर कर खाया, क्योंकि 5 दिन से वो भूखे थे। और वहीं पे जो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें घर प्रदान किए गए थे, उसी घर में वो रहने लगे। बट रामानंद सागर जी को काम ढूंढना था, और काम के लिए वो चले आए बॉम्बे। अब कई प्रोडक्शन हाउस, कई सारे डायरेक्टर्स के पास में वो पहुंचे काम के लिए, अपनी राइटिंग भी उन्होंने दिखाई, पर किसी ने उन्हें चांस नहीं दिया। फाइनली उन्हें याद आता अपना पुराना दोस्त, जिनका नाम है पृथ्वीराज कपूर। 4 जनरेशन के जो सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने सिनेमा में अपना कदम रखा था, वो पृथ्वीराज कपूर थे। इसके बाद में उनके बेटे राज कपूर, फिर धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ती गई। तो ये उनके मित्र थे। और जब पृथ्वीराज कपूर के पास में रामानंद सागर जी पहुंचे काम के लिए, तब पृथ्वीराज कपूर ने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उन्हें दे दिया। तो रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, काम चाहिए। तब पृथ्वीराज साहब ने रिप्लाई देते हुए कहा कि ये काम ही है, और ये उस काम का एडवांस है। कल से तुम मेरे पृथ्वी थिएटर के लिए प्ले लिखोगे। और दूसरी तरफ आते पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर, जो 2 फिल्में बना चुके थे और उन्हें तीसरी फिल्म बनानी थी, पर उनके पास में कहानी नहीं थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कांटेक्ट किया और पिताजी ने रेकमेंड किया रामानंद सागर जी का नाम। जब वो रामानंद सागर जी के पास पहुंचे तो रामानंद सागर जी के पास में फिल्म की कहानी मौजूद थी। फिल्म थी बरसात। और जब उन्होंने राज कपूर को कहानी सुनाई तो राज कपूर रोने लगे, और उन्होंने कहा कि इस फिल्म को मैं ही करूंगा नरगिस के साथ में। और वो फिल्म 100 हफ्तों तक कंटिन्यू थिएटर में चलती रही। और उस फिल्म ने उस समय पे 1.1 करोड़ की टिकट सोल्ड की थी, जो आज के समय पे होते हैं 675 करोड़। और इसी फिल्म की कहानी के लिए रामानंद सागर जी को एक चेक मिला, और वो चेक था 7,000 रुपए का। अब 7,000 रुपए कितने होते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने बॉम्बे में 648 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीदा, और ये फ्लैट उन्होंने 7,000 रुपए में लिया था। उसके बाद में दिल्ली से अपनी फैमिली को बॉम्बे बुला लिया हुआ। इसके बाद में उन्होंने 2 और फिल्में लिखी, और उसके बाद में 4th फिल्म के साथ में उन्हें रियलाइज हुआ कि यार मुझे भी फिल्म बनानी चाहिए। और ये डिसीजन उनके करियर का एक बैड डिसीजन था, क्योंकि जो उनकी 4th फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर थी मेहमान, वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। उसके बाद में उन्होंने अगली फिल्म डायरेक्ट की बाजूबंद, जो कि एक डिजास्टर। और उनकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी फिर से वहीं पर आकर रुक गई, और दोबारा उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी। कई सारी और भी फिल्में लिखी, और फाइनली पैगाम जैसी फिल्म लिखने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं,
दोबारा एक बार वो ट्राई करते हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने राइटिंग एंड डायरेक्शन शुरू किया तब उन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली फिल्में बनाई। और अब तक उनके पास में इतना पैसा आ गया था कि उन्होंने नटराज स्टूडियो अपने 4 और दोस्तों के साथ में मिलकर खोल दिया। बट अभी भी कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो अधूरा था, और वो सपना था ट्रायलॉजी बनाने। फिल्म की ट्रायलॉजी नहीं, हिंदू हिस्ट्री की ट्रायलॉजी, जिसमें सबसे पहले आती है रामायण, दूसरा आता है श्री कृष्ण और तीसरा आता है माँ दुर्गा। ये उन्हें बनाना था बट फिल्म के तौर पर नहीं बनाना था। और एक दिन ये सपना उन्हें सच होता हुआ नजर आया जब वो अपनी फिल्म चरस की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे, और वहीं पे एक रोड साइड कैफे के अंदर वो बैठे हुए थे और उन्होंने सामने देखा कि लकड़ी के एक डब्बे के अंदर एक फिल्म चल रही है, वो भी कलर फिल्म। और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि वो फिल्म ना किसी प्रोजेक्टर और ना किसी कैसेट की मदद से चल रही थी, वो सिर्फ चल रही थी। और तब उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और यह चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी टेलीविजन आ गया था, और टेलीविजन आने के बाद में रामानंद सागर जी को अपना ड्रीम कम ट्रू होते हुए नजर आया। उन्होंने एक दिन अपने ही नटराज स्टूडियो में अनाउंसमेंट करी कि वो फिल्म करियर को छोड़ेंगे और वो टीवी इंडस्ट्री की तरफ स्विच करेंगे। सब लोगों ने उन्हें पागल ही कहा था उस समय पर, बट उन्हें अपने आप पर यकीन था। और यहाँ से शुरू होती है उनकी रामायण मेकिंग की जर्नी। तो कई सारे वर्जन रामायण के अवेलेबल थे। अब रामानंद सागर जी को डिसाइड ये करना था कि वो किस वाले वर्जन में से कहानी को लेंगे, और उन्होंने 40 वर्जन को पढ़ने के बाद में डिसाइड किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर वो शो बनाएंगे। बट जब वो दूरदर्शन के पास पहुंचे तब दूरदर्शन के लोगों ने कहा कि ये मुकुट पहने हुए राजा महाराजा वाली कहानी नहीं चलेगी और इसे हम हमारे इस पर नहीं दिखा सकते। तब रामानंद सागर जी के दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने शुरू करा टेस्ट। और वो टेस्ट था कि रामायण को रिलीज करने से पहले उन्होंने रिलीज करा अपने बेटे प्रेम सागर के साथ में विक्रम और बेताल, और ये शो काफी पॉपुलर हो गया ऑडियंस में। और रामानंद सागर जी ने दूरदर्शन को और लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया था कि राजा महाराजा और मुकुट वाली कहानी चल सकती है। बट उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि एक्चुअली में दूरदर्शन एक प्लानिंग कर रहा था रामायण को ना बनाने। और यहाँ से शुरू होती है रामानंद सागर जी की बैटल दूरदर्शन के साथ में। दूरदर्शन ऑल्सो नोन एज डीडी नेशन, इस चैनल को गवर्नमेंट ओन करती है। जो इस पर टेलीकास्ट होगा वो सब गवर्नमेंट की परमिशन के बाद होगा। और इसी चीज को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एजेंसी छोड़ रखी है जिसका नाम था INB मिनिस्टर, जिसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। और INB मिनिस्टर ही हमारी कहानी के मेन विलन है, क्योंकि उस टाइम पे INB मिनिस्टर थे VN गडगिल, जिन्होंने साफ साफ, जब उनके पास में रामायण आई थी, ये कॉन्सेप्ट आया, तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोले इसे हम टेलीकास्ट नहीं करेंगे। इसके पीछे की रीजन उन्होंने दिया कि ऐसे हिंदू माइथोलॉजी वाले शोज को देखने के बाद में हिंदू पावर में आएंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी पावर में आने लगेगी और ये कांग्रेस के अगेंस्ट में होंगे। और इस चैनल को ओन करती है गवर्नमेंट, और उस टाइम पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस, और कांग्रेस में थे राजीव गांधी। तो देखिए VN गडगिल डायरेक्ट रामानंद सागर जी से ये नहीं कह सकते थे कि इसको तो हम टेलीकास्ट ही नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। ये कहने की बजाय उन्होंने इसके बीच का एक सिंपल रास्ता चुना, लूप होल, और उन्होंने इस शो के अंदर लूप होल्स निकालना शुरू करे। सबसे पहला जो रीजन उन्होंने दिया वो ये था कि जो सीता है उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना, हाथ दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इस शो को नहीं दिखाएंगे। रामानंद सागर जी ने कहा कोई बात, मैं कॉस्ट्यूम को चेंज कर देता हूँ, और सागर जी चले गए इस शो को और इम्प्रूव करने के लिए। बट अंदर की बात कुछ और थी। अब अंदर की बात करने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बता देता हूँ। पहला है ब्यूरोक्रेट और दूसरा है मंडी हाउस। अब मंडी हाउस किसे कहते हैं, तो जो दूरदर्शन का हेडक्वार्टर है उसे मंडी हाउस कहते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट के लोग होते हैं उन पर ही डिपेंड होता है कि कौन सा शो टेलीकास्ट होगा। जैसे कि VN गडगिल जो INB मिनिस्टर थे, और इन्हीं से जब अप्रूवल लेटर मिलेगा तभी रामायण का शो टेलीकास्ट होगा। तो ये बंदा है इस कहानी का मेन विलन है, और यही वो बंदा है जो अब तक रामायण को रोके रख रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है रामानंद सागर जी की तरफ। तो रामानंद सागर जी ने 4 एपिसोड तैयार कर लिए थे 45-45 मिनट के, और उन्होंने उन 4 एपिसोड की कैसेट को मंडी हाउस और ब्यूरोक्रेट के मेंबर दोनों के पास में भेज दिया। बोले आप लोग देखो और अप्रूवल दो। उन्होंने 1 दिन इंतजार किया, 1 हफ्ता इंतजार किया, 1 महीना इंतजार किया, बट कोई जवाब नहीं आया। कई
बार ट्राई करने के बावजूद भी उनके पास में कोई जवाब नहीं आता। वो बार बार मंडी हाउस जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बट उन्हें कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। एंड फाइनली एक बंदा आकर कहता है कि देखो 4 एपिसोड को एक एपिसोड बनाकर भेजो, तब हम लोग देखेंगे। रामानंद सागर जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको एक एपिसोड भेज देता हूँ। वो वापस गए, उन्होंने एक एपिसोड का कंपाइल बनाकर दोबारा उनके पास में भेजा, बट दोबारा कई समय तक इंतजार करने के बावजूद उनके पास में कोई कॉल नहीं आया, कोई अप्रूवल लेटर नहीं आया। फिर से वो मंडी हाउस के चक्कर काटने लगे। उनकी रोज की सुबह मंडी हाउस में होने लगी दिल्ली के अंदर। और एक दिन प्यून रामानंद सागर जी के पास में आकर कहता है कि बाबू लोगों ने आपका शो देख लिया, और शो देखने के बाद में बाबू लोगों ने कहा है कि डायलॉग बुरे हैं और लैंग्वेज भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई है। ये बात सुनते ही रामानंद सागर जी प्यून की तरफ देखकर मुस्कुराए और पलट गए, और उन्होंने मन में सोचा कि पैगाम जैसी फिल्म को लिखने के बाद में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग मिलता है, और मेरी नॉवल जिसका नाम था इंसान मर गया, इतनी कमाल की नॉवल लिखने के बावजूद भी मुझे ये लोग आकर कहते हैं कि मेरी लैंग्वेज और डायलॉग अच्छे नहीं है। और तब रामानंद सागर जी को समझ में आया कि देखिए बहुत ही लंबी प्लानिंग चल रही है उनके शो को रोकने की। तब उन्होंने पावर का जवाब पावर के जरिए दिया, और उन्होंने रिक्वेस्ट की नानिक रूपानी से, और नानिक जी ने पार्लियामेंट के 4 मेंबर को इकट्ठा किया, कमरे के अंदर बिठाया और उन्हें रामायण का एपिसोड्स दिखाए। देखने के बाद में रिएक्शन कुछ ऐसा था लोगों का, और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही वीक है, बहुत ही गरीब नजर आ रहा है शो, और इसे तो रिलीज नहीं होना चाहिए। और उन्हीं 4 मेंबर के अंदर से बैठे हुए एक मेंबर SS गिल ने रामायण के एक एपिसोड की CD को अपने पास रख लिया और घर पे ले जाकर अपनी माँ को दिखाया। और जब उनकी माँ ने पहला एपिसोड देखा, तब उनकी माँ का कहना था कि वो साक्षात प्रभु राम को देख रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक कॉमन मैन का क्या रिएक्शन था इस एपिसोड को देखने के बाद में, और एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का क्या रिएक्शन था। और फिर आया फाइनली वो दिन जब VN गडगिल नवंबर 1986 को अपनी पोस्ट से हटे और उनकी जगह पर आए अजीत कुमार पांड्या, जो ऑलरेडी बंगाली फिल्म कर चुके थे, उन्हें सिनेमा का नॉलेज था। और उन्होंने 16 जनवरी 1987 को रामानंद सागर जी को कॉल किया और कहा कि 25 जनवरी को हम आपका शो टेलीकास्ट करने को तैयार है, क्या आपके पास में पहला पायलट एपिसोड रेडी है? रामानंद सागर जी ने कहा बिल्कुल रेडी है। और फोन रखते ही रामानंद सागर जी 10 दिन के समय के अंदर अंदर अपना पहले एपिसोड को तैयार करके अप्रूवल लेटर लेकर मंडी हाउस पहुंचे। मंडी हाउस में उन्होंने कैसेट और अप्रूवल दोनों दे दिया। लेटर को देखने के बाद में सामने वाले बंदे ने रामानंद सागर जी से एक ही वर्ड कहा कि जैसे ही शो टेलीकास्ट होता है आप दिल्ली छोड़कर चले जाना। और रामानंद सागर जी ने उनके वर्ड्स को फॉलो किया। उन्होंने पहली फ्लाइट ली और दिल्ली से बाहर हो गए। जैसे ही दिल्ली से बाहर हुए, सुबह की 9 बजे रामानंद सागर जी की रामायण टीवी पर हुई टेलीकास्ट, और पूरे के पूरे भारत में हाहाकार मच गया। लोगों को आया शो पसंद, और पॉलिटिकल नेताओं ने कॉल पे कॉल किया मंडी हाउस को कि कैसे भी करके इस शो को बीच में ही रोक दो, बंद कर दो, लेटर को फाड़ दो, रामानंद सागर को ढूंढो और शो बंद करो। बट तब तक तीर कमान से निकल चुका था, और अब रामायण को कोई भी टेलीकास्ट होने से रोक नहीं सकता था। और इसके बाद में रामायण ने इतिहास रच दिया। भले फिर वो मोस्ट पॉपुलर शो हो या फिर सुबह की 9 बजे भारत की सारी सड़कें खाली होने लगी, क्योंकि लोग शो देखने में बिजी थे। दुल्हन अपने फेरों के लिए नहीं जा रही क्योंकि वो शो देखने में बिजी है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैलियां नहीं निकाल रही क्योंकि वो और उनके कार्यकर्ता शो देखने में बिजी है। बहुत सी कहानियां हैं रामायण की इस बात को लेकर जिस पर अपन नहीं जाएंगे। अपन जाएंगे इस शो के कलेक्शन पे। ये उस समय का सबसे एक्सपेंसिव शो था। एक एपिसोड इसका 9 लाख में बन रहा था, और वो एक एपिसोड कमाई कर रहा था 40 लाख। अब तुम इमेजिन करो कि 78 एपिसोड बने थे रामायण। और मैंने 78 एपिसोड्स क्यों कहा, क्योंकि मैंने इसमें उत्तरकांड ऑल्सो नोन एज लव कुश को इंक्लूड नहीं किया। पहले तो हमने भी तुलसी जी की तरह यही तय किया था कि हम भी उतनी ही कथा कहेंगे जितनी तुलसी जी ने कही। इसीलिए हमने श्री राम के राज्याभिषेक पर ही अपने रामायण सीरियल का समापन कर दिया था। तो जब रामानंद सागर जी रामायण के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उत्तरकांड के ऊपर कुछ भी नहीं बनाऊंगा। और उत्तरकांड पे ना बनाने के पीछे का रीजन ये था कि जिस तरीके से राम भगवान की छवि उत्तरकांड में दिखाई गई है,
कोई भी विद्वान, कोई भी पढ़ा लिखा जो भी रामायण को पढ़ेगा वो इस बात को नकार देगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से पता चलता है कि किसी ने राम भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए एक्स्ट्रा में उत्तरकांड को रामायण में ऐड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रभु राम को डिफेम के लिए लिखी गई है। और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर भी उत्तरकांड को नहीं लिखा, तो रामानंद सागर जी का भी फर्ज बनता था कि वो राम उत्तरकांड को ना दिखाए, क्योंकि वो इस चीज को सत्य नहीं मानते। 78 एपिसोड ऑफ रामायण खत्म हुआ। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि अगले रविवार को 9 बजे उन्हें आगे की कहानी भी देखने को मिलेगी, बट अगले रविवार को 9 बजे कुछ भी नहीं आया। और जब कुछ भी नहीं आया तो वाल्मीकि समाज भड़क गया। वाल्मीकि समाज ने दंगे कर दिए, भारत के अंदर दंगे शुरू हो गए। बोलते हैं कि जहाँ पे वाल्मीकि जी की कहानी दिखाई जा रही थी, जहाँ पे वाल्मीकि जी को एज अ हीरो दिखाया जा रहा था, उस कहानी को आपने टेलीकास्ट क्यों नहीं करा। और रामानंद सागर जी से कहा गया कि उत्तरकांड को बनाइए। इवन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने रामानंद सागर जी को कॉल करके कहा कि उत्तरकांड को बनाइए, भारत भड़का हुआ है। तब रामानंद सागर जी ने सोच विचार किया और फाइनलाइज किया कि मैं बहुत ही चालाकी से किया था ये काम उन्होंने, कि मैं लवकुश कांड को उत्तरकांड के नाम से लोगों को दिखा दूंगा। और इसकी प्रेरणा उन्होंने राधे श्याम की रामायण से ली थी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरकांड लिखा गया वो बात वो दिखाना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए बहुत ही बखूबी से उन्होंने लवकुश कांड दिखाया। देखिए रामानंद सागर जी ने इतना पॉपुलर शो बना दिया जो हर घर में देखा जाने लगा। तो इतने पॉपुलर राइटर डायरेक्टर को अगला शो का स्लॉट मिलने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी, बट सच्चाई कुछ और ही निकली। जब रामानंद सागर जी अपने ट्रायोलॉजी के पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, वो थे श्री कृष्णा। उस शो को भी वो बनाना चाहते थे, और जब वो दूरदर्शन के पास में गए तब अगेन दूरदर्शन ने वही किया, शो को टेलीकास्ट करने से मना कर दिया। बट अब तक रामानंद सागर जी को समझ में आ गया था कि मुझे दूरदर्शन की जरूरत नहीं है, और उन्होंने स्टिल शो को बनाया, और बनाने के बाद में कैसेटों में रिलीज करना शुरू करा। उन्होंने कैसेट खरीदना भी शुरू कर दिया। अब रही बात पैसों की, तो देखो उन्होंने बहुत ही कमाल की मार्केटिंग करी थी इसके साथ में। 64 एपिसोड उन्होंने कैसेट के अंदर तैयार करे थे, और उनमें 6 मिनट के हर एपिसोड में एडवर्टाइजमेंट चलाए, और उन एडवर्टाइजमेंट में कई सारी कंपनी आई। अराउंड उन्होंने 2,34,00,000 रुपए की कमाई की थी। स्टिल श्री कृष्णा शो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट नहीं हुआ था। उसके बाद में मॉरिशस के प्रेसिडेंट रामानंद सागर जी से कांटेक्ट करते, क्योंकि रामानंद सागर जी ने रामायण के दौरान मॉरिशस में फ्री में उसे टेलीकास्ट किया था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रामानंद सागर जी से कहा कि श्री कृष्णा को भी हमारे यहाँ टेलीकास्ट कीजिए, और रामानंद सागर जी एग्री हो गए। कमाल की बात यह है कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने एक ग्रैंड वेलकम तैयार किया था सागर प्रोडक्शन हाउस के लिए। इवन उन्होंने ग्रैंड प्रीमियर किया था श्री कृष्णा का, और जब ये ग्रैंड प्रीमियर इंडिया तक पहुंचा, अब मॉरिशस के लोग श्री कृष्ण की कहानी देख रहे हैं और भारत के लोग नहीं देख पा रहे, और इस वजह से जो आक्रोश पैदा हुआ वो उतना ही खतरनाक था। और पार्लियामेंट तक उसकी आवाज गई, और पार्लियामेंट में एक नारा लगा, बोले कांग्रेस एंटी हिंदू है, जो श्री कृष्ण की कहानी को टेलीकास्ट होने से रोक रहा है। अब जो एक्चुअल रीजन था श्री कृष्ण को ना टेलीकास्ट करने का, वो वही था जो VN गडगिल ने दिया था। बोले हिंदू पावर में आएंगे और बीजेपी पावर में आएगी। और जैसे ही रामायण खत्म हुई थी, राम मंदिर का नारे लगने शुरू हो गए थे, तो कांग्रेस को डर था कि अगर श्री कृष्ण खत्म हुआ तो मथुरा के नारे लगने ना शुरू हो जाए। इसी डर के मारे वो टेलीकास्ट नहीं कर रहे थे। ये है दूर। बट उसी समय मार्केट में आया DD2, दूरदर्शन का दूसरा चैनल, जिसके एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मेंबर थे RK स्वामी, जो कि एक कट्टर हिंदू थे। और उन्होंने रामानंद सागर जी से कहा कि आपके श्री कृष्ण को हम टेलीकास्ट करेंगे, आ जाओ। उन्होंने टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। बट DD2 के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि ये सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में टेलीकास्ट होता। बहुत सारे गांव, बहुत सारी सिटी अभी भी श्री कृष्ण की कहानी को नहीं देख पा रही। तो रामानंद सागर जी को कहीं ना कहीं ये बात स्टिल खटक रही। बट DD2 पर श्री कृष्ण की पॉपुलैरिटी को देखने के बाद में कांग्रेस के नेता बोले और कहा कि हम भी DD1 के ऊपर श्री कृष्ण को टेलीकास्ट करेंगे, और उन्होंने हामी भर दी। बट यहाँ पे समस्या ये आई कि जो उस टाइम के INB मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि देखो सुबह का जो 9 बजे का स्लॉट है
वो हम आपको नहीं देंगे क्योंकि वो हम चंद्रकांता को दे चुके हैं। बट रामानंद सागर जी अड़े रहे, बोले मुझे सुबह का 9 बजे का ही स्लॉट चाहिए। अब वो अड़े क्यों रहे? क्योंकि जो रामायण टेलीकास्ट हुई थी वो 9 बजे हुई थी इसी स्लॉट में, जो महाभारत टेलीकास्ट हुई थी वो भी इसी स्लॉट में हुई थी। तो रामानंद सागर चाहते थे कि जब इस स्लॉट को सुपरहिट मैंने बनाया है तो ये स्लॉट मुझे ही मिलना चाहिए ना, एथिकली भी और लॉजिकली भी। और इसी वजह से रामानंद सागर जी ने दूरदर्शन के ऊपर कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस काफी टाइम तक चला है। फाइनली कोर्ट केस में रामानंद सागर जी की जीत हुई और सुबह का स्लॉट उन्हें मिला। और फिर वहां से श्री कृष्ण दूरदर्शन 1 के ऊपर भी टेलीकास्ट होना शुरू हो गया। वो शो काफी सुपरहिट रहा और धीरे धीरे करके भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन आ चुका था, यानी कि और भी कई सारे चैनल्स आ चुके थे। अब हर कोई रामानंद सागर जी को आंख बंद करके अपने चैनल के ऊपर लेने को तैयार था। और 12 दिसंबर 2005 में रामानंद सागर जी का देहांत हो गया। एंड लेजेंड राइटर डायरेक्टर इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो कहावत है ना कि आर्टिस्ट मर जाता है बट उसका आर्ट जिंदा रहता है। और उसी आर्ट को 2020 में दोबारा लोगों ने देखा और दोबारा उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा हाई गई। और टीआरपी के पीछे का रीजन था कि जिस तरीके से रामानंद सागर जी ने अपने भगवान राम को देखा, उसी तरीके से उन्होंने भगवान राम को टीवी के ऊपर दिखाया। और इस योगदान को आर्यवर्त कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि भगवान की छवि दिखाना आसान नहीं।